रज्जू अपनी माँ अनीता से बात करते हुए। माँ, वो मुझे ना कॉलेज की फीस देनी है, 5,000 रुपए दे दो। अरे अभी तो 1 महीने पहले ही तो 8,000 रुपए लेकर गई थी, और तब भी यही बोला था तूने कि अपने कॉलेज की फीस देनी है। अरे 1 साल में तू कितनी बार कॉलेज की फीस भरती है? अरे माँ, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अरे कॉलेज वाले जो चाहते हैं वो तो मैं कर ही रही हूँ ना। अब आप क्या चाहती हो कि मैं पढ़ाई भी ना करूँ और घर पर ही बैठ जाऊँ? देखो, अगर आप ऐसा चाहती हो ना तो साफ साफ बोल दो, मैं भी फिर आपसे कभी कॉलेज की फीस के पैसे नहीं मांगूंगी। क्या फायदा बार बार पैसे मांगने का जब आपको पैसे देने ही नहीं होते। आपको तो यही लग रहा है ना कि मैं झूठ बोलती हूँ। अरे मैं तो पूछ ही रही हूँ ना कि ऐसा भी हो रहा है तेरे कॉलेज में कि तेरे कॉलेज वाले बार बार फीस मांगते हैं। पड़ोसन वाली रमा की बेटी भी कॉलेज जाती है, वो तो बार बार फीस या पैसे नहीं मांगती है। एक तू है जिसे हर दूसरे दिन पैसे चाहिए होते हैं। तूने कॉलेज वालों से पूछा नहीं क्या कि वो इतने पैसों का आखिर करते क्या हैं? कोई तो काम होगा ना, तभी तो वो इतने पैसे ले रहे हैं। माँ, कॉलेज में इतने सारे प्रोजेक्ट होते हैं, अब उन प्रोजेक्ट के पैसे भी लगते हैं, तब तो कॉलेज वाले फ्री में नहीं करवा सकते हैं ना। वैसे भी आजकल इतनी महंगाई हो रही है और महंगाई में हर कोई परेशान है। अरे तभी तो मुझे इतनी टेंशन होती है कि महंगाई बढ़ रही है दिन पर दिन, और तेरे कॉलेज वालों की डिमांड ही कम नहीं हो रही है। ऐसे में घर का खर्चा कैसे चलेगा, तेरी पढ़ाई कैसे होगी, और कल को तेरी शादी होगी, शादी की जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे संभालूंगी? मुझे तो टेंशन खाई जा रही है। पता नहीं भगवान क्या करेंगे मेरे साथ। देखो माँ, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, लेकिन मेरे आगे ये महंगाई का रोना मत गाइए, ये मुझे बुरा लगेगा। मैं आपसे पैसे क्यों ही ले रही हूँ? एक काम करिए, आप मुझे पैसे दीजिए ही मत। मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ, ना ही मैं पढ़ाई करूँगी और ना ही आपसे पैसे मांगने पड़ेंगे। तो ये क्या बकवास कर रही है? अरे पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी बात होती है। मैं पढ़ लिख नहीं पाई तो मैं यही चाहती हूँ कि कम से कम मेरी बेटी तो पढ़ लिख कर कुछ अच्छी सी नौकरी कर ले। और एक तू है, छोटी छोटी बातों पे मुझे तुझे बोलना पड़ता है कि तू पढ़ाई कर ले। अरे हर किसी के नसीब में नहीं होती है पढ़ाई लिखाई, और जब तुझे मिल रही है तो जो मुश्किलें आ रही हैं उनका सामना कर और पढ़ लिख। इस काबिल बन कि अपने पैरों पे खड़ी हो सके। मैं तो तुझे बोल बोल के थक चुकी हूँ कि पढ़ाई कर ले, लेकिन नहीं, तुझे तो पढ़ना होता ही नहीं है। बस अपनी माँ के पैसे खर्च करवा ले तू। तेरी माँ ने तुझे कितनी मुश्किलों से पढ़ाया है, तुझसे ये तो देखा जाता नहीं है। बस तुझे मेरे ताने दिखाई देते हैं। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं आपके लिए ही सोच रही हूँ। जब आपको इतनी कठिनाई हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई करके जिसमें आपको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़े। तभी मैं कह रही हूँ कि मुझे अब आगे नहीं पढ़ना है। जितनी पढ़ाई करनी थी सो मैंने कर ली है, अब मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप भी क्यों इतने पैसे बर्बाद कर रही हो मेरे पीछे? चुप कर जा। अब तक मैं इतने पैसे खर्च कर चुकी हूँ, तो बस सिर्फ तेरी पढ़ाई के लिए, तेरे उज्जवल भविष्य के लिए, जो कि तुझे दिखा नहीं है। दिखा क्या है तुझे? बस मेरे ताने, और तुझे कुछ दिखाई नहीं दिया है। बस तुझे यही सोचना है कि मेरी माँ मुझे बस हर वक्त डांटती ही रहती है। अब मैं तेरी सोच को रोक तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं तेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं रोकने दूंगी। अगर तेरा ये झूठ है तो ये झूठ ही सही। मुबारक हो, आज से तू कॉलेज जरूर जाएगी। अब माँ को तो अपने बच्चों के बारे में पता ही होता है, तो इसी तरह अनीता को भी पता था कि उसकी बेटी कितनी बड़ी झूठी है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को किसी काम के लिए मना नहीं करती है। कई महीने बीत जाते हैं और इसी बीच अनीता अपनी बेटी की शादी सुजीत नाम के लड़के से करवा देती है। शादी के बाद रज्जो अपने ससुराल आ जाती है और अपना घर परिवार संभालने लगती है। ऐसे ही एक दिन रज्जो की सास संगीता के सिरहाने रखे पैसे गायब हो जाते हैं और संगीता हड़बड़ाई हुई सी अपनी बहू के पास जाती है और बोलती है, अरे बहू, सिरहाने पे कुछ पैसे रखे थे मैंने, तूने देखे क्या? कहाँ गए? नहीं माँ जी, मैंने देखे ही नहीं है। मैं तो आपके कमरे में आई ही नहीं हूँ। जब तक कि मैं आपके कमरे में नहीं आई हूँ तो आपके पैसे देख कैसे लूंगी? मुझे आपके पैसों के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। यहीं कहीं देख लीजिए, घर में ही होंगे, और घर से पैसे कहाँ ही गायब हो सकते हैं। लेकिन बहू, कुछ देर पहले तू ही तो मेरे कमरे में आई थी ना, और जब मैंने पूछा कि तू मेरे कमरे में क्यों आई है, तब तूने कहा था कि झाड़ू लगाने आई हूँ। तब शायद तूने देखा हो, क्या पता इधर उधर गिर गए हो और अभी तुझे याद ना आ रहा हो। हाँ माँ जी, मैं भी यहाँ झाड़ू लगाने आई थी, लेकिन मैं झाड़ू लगा ही नहीं पाई।
तभी मैं रसोई में चली गई। रसोई में तो कितने सारे काम पड़े थे ना, अब मैं रसोई के काम को भी छोड़ नहीं सकती ना, इसलिए मैंने आपके कमरे में झाड़ू लगाई ही नहीं। मुझे आपके पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस बार तो रज्जो के झूठ ने उसे बचा लिया था, लेकिन वक्त के साथ साथ रज्जो के ससुराल वालों को अपनी बहू पर शक होने लगता है। रज्जो भी काफी ऐसी वैसी हरकतें करती थी कि उसके ससुराल वालों को पता चल जाता था कि जो कुछ किया है हमारे घर के सदस्य ने ही किया है, और पकड़े जाने पर रज्जो फिर से झूठ बोल दिया करती थी। ऐसे ही कई दिन चलता है। कुछ दिनों बाद रज्जो साफ सफाई कर रही होती है कि तभी रज्जो के हाथ से जूस का ग्लास सुजीत की फाइल पर गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? उन्होंने कहा था मुझे कि ये बहुत जरूरी फाइल है, आज उन्हें लेकर जानी है, और इतनी जरूरी फाइल पर मैंने जूस गिरा दिया। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या करूं? इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालो। थोड़ी देर में सुजीत नहाकर कमरे में आता है। रज्जो, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है ना, ये जरूरी फाइल थी मेरी, और तुमने इसके ऊपर जूस गिरा दिया। अरे पहले ही बोला था काम थोड़ा ध्यान से किया करो। अरे ये ऑफिस की फाइल थी, जरूरी थी, आज देनी थी मुझे। अब बताओ मैं क्या करूं? मेरा सारा काम खराब हो गया। अब इसे ऑफिस कैसे लेकर जाऊं? लेकर गया तो भी सुनूंगा, और नहीं लेकर गया तो भी सुनूंगा। यार तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो तुम? मुझे नहीं पता, मैं तो रसोई में खाना बना रही थी, और आपकी जरूरी फाइल आपने जूस के पास क्यों रखी? अभी आपके हाथों से गिरी है, और आप जानबूझकर मुझे सुना रहे हो ताकि आपकी गलती छुप जाए। शक्ल देखो तुम्हारी कितनी भोली है, लेकिन झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि तुम झूठ कह रही हो। अरे झूठ बोल बोल कर झूठ का पहाड़ बना के रख दिया। अरे एक औरत हो कितना झूठ कैसे बोल सकती है तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? ऊपर से मुझसे बहस किए जा रही हो कि ये काम मैंने किया है। वैसे मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, और तुम्हारा और झूठ मैं सुन नहीं सकता, ना ही तुमसे बहस करना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ। रज्जो को अपनी गलती समझ ही नहीं आ रही थी, और दिन प्रतिदिन उसका झूठ बढ़ता ही चला जा रहा था। एक दिन रज्जो अपने पति को एक लड़की के साथ देख लेती है, और लड़की के साथ देखने के बाद घर में वो कलेश मचा देती है। माँ जी, आपका बेटा यहाँ वहाँ लड़कियों के साथ घूमता रहता है। आज जब मैं बाजार गई थी तो मैंने उन्हें एक लड़की के साथ घूमते हुए देखा, हाथों में हाथ डाले हुए। आप अपने बेटे को समझा लीजिए, अगर इन्होंने ऐसा वैसा दोबारा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ऐसा कर कैसे सकते हैं मेरे साथ? बहू तू तो रहने दे। तू अगर सच भी बोलेगी ना तो किसी को यकीन नहीं होगा तुझ पे, क्योंकि तू झूठ ही इतना बोलती है। और अगर बात रहे मेरे बेटे की, तो मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगा। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, और वो बहुत ही संस्कारी है। वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता, और तू तो इतना झूठ बोलती है। शायद तू अभी भी झूठ बोल रही हो। मुझे कोई यकीन नहीं है तुझ पर। रज्जो हर किसी को चिल्ला चिल्ला कर ये बात बताती है, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता। इसी के साथ रज्जो को भी एहसास होता है कि जब वो गलती करती है और झूठ बोलती है तो कैसे सब लोग उस पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। और इसी के चलते सभी परिवार वाले उसे बताते हैं कि जो सब कुछ भी उसने देखा वो तो एक मजाक था, ताकि रज्जो को अपनी गलती भी तो समझ आ सके। मोनिका एक बहुत ही चटोरी और लालची किस्म की लड़की थी। उसे बचपन से ही काजू कतली खाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक शाम उसकी माँ हेमा कहती है, अरे नलायक, कितनी बार कहा है तुझे, इस काजू कतली को इतना मत खाया कर। दिमाग में भूसा भरा है क्या तेरे? माँ, आप नहीं जानती कि काजू कतली मुझे कितनी पसंद है। इसका टेस्ट, इसकी मिठास, लजीज। हेमा अपनी बेटी को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। उसके हाथ से काजू कतली की प्लेट नीचे गिर जाती है। माँ, ये क्या किया आपने? मेरी जान, मेरी काजू कतली नीचे गिरा दी। अच्छा हुआ गिर गई, मुसीबत खत्म हुई ना। बस माँ, बहुत बोल लिया आपने। क्या क्या कर रही है? नीचे फेंक इसे, नीचे के उठागे तो खाएगी हैं? इसकी असली जगह जमीन पे नहीं, मेरे पेट में है। माँ, थोड़ी सी और दे दो ना, अभी मन नहीं भरा। अरे दफा हो जा मेरे सामने से, बहुत बुरी तरह से कुट जाएगी नहीं तो। वक्त बीतता जाता है।
एक दिन उसके लिए रजत नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ पल्लवी और छोटे भाई आशु के साथ उनके घर आते हैं। दोनों परिवार वाले बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। बस फिर क्या, हमारी काजू कतली यानी मोनिका और रजत की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता है। अरे बहू, कहाँ है तू? जरा यहाँ तो आ, बाजार जाना है। हाँ जी माँ जी, चलिए मैं रेडी हूँ। ले ये लिस्ट ले। मोनिका लिस्ट पढ़ने लगती है और बोलती है, माँ जी, इसमें कहीं पर भी काजू कतली नहीं लिखा। तो खरीद लेंगे, तुझे खानी है ना? हाँ जी माँ जी, बहुत सारी। दोनों सास बहू बाजार चले जाते हैं और घर के सामान के साथ साथ 5 किलो काजू कतली लेकर घर आते हैं। एक दिन बीत जाता है। अरे बहू, जरा वो काजू कतली लेके आ, जरा चखूं तो सही, कैसा स्वाद है इसका। माँ जी, वो तो मैंने खा ली। अरे क्या, तू सारी खा गई? अरे ब्रह्म राक्षस है क्या जो इतनी मिठाई खा गई? माँ जी, काजू कतली मुझे इतनी ज्यादा पसंद है ना कि कल से मैंने खाना ही नहीं खाया, बस काजू कतली खाई है। अरे नास पीटी, तेरा पेट खराब हो जाए, तुझे दस्त लग जाए। लगते हो तो लग जाए। कुछ समय यूं ही बीत जाता है। मोनिका जब भी बाजार जाती, वो ढेर सारी मिठाई उठा लाती, चोरी चोरी खाती रहती। एक दिन उसके देवर आशु को पैसों की जरूरत होती है। वो हाथों में मिठाई का डब्बा लिए अपनी भाभी मोनिका के पास आता है। भाभी, अरे भाभी, कैसी हैं आप? बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ देवर जी। क्या हुआ भाभी? क्या बताऊँ देवर जी, पिछले 4 घंटे से एक भी काजू कतली नहीं खाई है मैंने। ये देखो, आपके लिए काजू कतली का डब्बा लाया हूँ। ये मेरे लिए है? हाय मेरी जान, मेरी काजू कतली, मजा ही आ गया आज तो। अब भाभी, मैं आपके लिए काजू कतली लाया हूँ, तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना होगा ना? बोलो ना देवर जी, क्या करना है, मैं सब कर दूंगी। भाभी, वो मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है, वही दे दो। मोनिका फटाफट अलमारी से ढेर सारे पैसे निकालकर आशु को दे देती है। कितनी पागल है मेरी भाभी, थोड़ी सी बर्फी के बदले इतना सारा पैसा दे दिया। हाँ। क्या हुआ देवर जी, कहाँ खो गए आप? अब कहीं नहीं भाभी। अच्छा भाभी सुनो, अब से मैं आपको रोज काजू कतली ला कर दूंगा और आप मुझे पैसे देना, ओके? सच में? आप सच में बहुत अच्छे हैं देवर जी। कमरे के बाहर खड़ा रजत अपने भाई और बीवी को इस तरह गले लगते देख लेता है। आशु वहाँ से चला जाता है। तभी रजत कमरे में आता है और फिर मोनिका को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर ले जाता है। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। पर जी, मैंने क्या किया है? क्या किया है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी पीठ पीछे ये सब करते हुए? कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मेरी और आशु के बीच में काजू कतली को लेकर डील हो गई है? बोलो, चुप क्यों हो? मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? जवाब दो मुझे। जी कुछ नहीं, आशु तो बस काम से आया था। कितनी बार करती हो तुम ये काम दिन में? लगता है मिठाई खाने के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे। जे जितनी बार मिल जाए उतनी बार कम है, क्या करूं, मन ही नहीं भरता मेरा। मोनिका की बातें सुनकर रजत गुस्से से तिलमिला जाता है। तू अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जा। पर मेरी बात तो सुनिए, मेरी काजू कतली से तो मिल लेने दो, वो कमरे में रह गई ऊपर, प्लीज। अच्छा,
अब ये आशु को प्यार से काजू कतली कहने लगी। नहीं, तू नहीं मिलेगी उससे, दफा हो। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी उसके बिना, प्लीज ऐसा मत करो। उसके बिना का पता नहीं, लेकिन अगर नहीं गई यहाँ से तो मैं जरूर मार दूंगा तुझे। रजत मोनिका को जलील करके अपने घर से निकाल देता है। शाम को जब आशु घर पर आता है तब अरे भाभी, कहाँ हो आप? नहीं है तेरी भाभी यहाँ, निकाल दिया मैंने उसे घर से और अब तेरी बारी है। कहीं भैया को पैसों की बात पता तो नहीं चल गई? क्या हुआ? यही सोच रहा है ना कि मुझे तुम दोनों के इस चक्कर के बारे में कैसे पता चला? भैया भैया वो मैं हाँ, अब तो तू यही कहेगा कि भैया मैं बस बताने ही वाला था। अरे मुझे सब पता चल गया है तेरे और उसके अफेयर के बारे में। अरे भैया नहीं, अरे भैया मेरी बात तो सुनो। अरे भैया मारिए मत, मारे मत मेरी एक बार। आशु रजत को सारी बात बताता है कि किस तरह उसने मिठाई का लालच देकर अपनी भाभी से पैसे ऐंठे थे। रजत को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मोनिका से बात करने के लिए जैसे ही उसके घर फोन करता है तो पता चलता है कि जरूरत से ज्यादा मीठा खाने की वजह से उसकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसे आईसीयू में एडमिट करवाया जाता है। रजत जल्द से जल्द वहां पहुंचता है। मोनिका मुझे माफ कर दो। मैंने बिना पूरा सच जाने ही तुम्हें घर से निकाल दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोनिका, प्लीज मुझे माफ कर दो तुम। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी बीवी को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? जी देखिए, जरूरत से ज्यादा मिठाई खाने की वजह से इनका शुगर लेवल बहुत बिगड़ गया है। इन्हें इंसुलिन के 2 इंजेक्शन हर मंथ लगेंगे और अगर ये जीना चाहती हैं तो इन्हें मीठा खाना बंद करना होगा, बिल्कुल बंद। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आज के बाद मीठा खाने की बात तो बहुत दूर है। मैं उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। बस मुझे जल्दी से जल्दी स्वस्थ होना है। मोनिका और राहुल के पापा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। मोनिका और राहुल बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। वक्त गुजरता गया और मोनिका अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चली जाती है। कुछ सालों बाद मोनिका अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने देश वापस आती है। राहुल को ये बात जब पता चलती है तो वो मोनिका से मिलने के लिए एयरपोर्ट आता है। लेकिन जब राहुल एयरपोर्ट आता है तो वो देखता है कि मोनिका के पिता पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। इसलिए वो दूर से ही मोनिका को देख लेता है। एक दिन मोनिका बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी वहाँ से राहुल गुजरता है और उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? चलो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं राहुल, तुम्हारे बचपन का दोस्त। हम दोनों साथ में खेला करते थे। कुछ याद आया तुम्हें? अरे हाँ, तुम मेरे पापा के दोस्त के बेटे हो ना? तुम तो काफी हैंडसम हो गए हो और पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं बस का वेट कर रही हूँ। काफी देर से कोई भी बस नहीं आई है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम्हें कभी भी कोई भी काम हो तो मुझे बोल देना। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है ये तो बताओ पहले मुझे। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, तो बस अब जॉब करना है। वैसे तुम क्या कर रहे हो? मेरी तो एक छोटी सी कंपनी है जिसमें यूं ही कुछ 70 के आसपास एम्प्लॉय होंगे जो मेरे अंडर काम करते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा है। और बताओ, कोई गर्लफ्रेंड बनी अभी तक या सिंगल हो? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अभी तक प्रपोज नहीं किया है, लेकिन सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसे बोल दूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अरे तो इतना लेट क्यों लगा रहे हो? जब उसको कोई और पटा लेगा तब बोलोगे क्या? लेट इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर रहती थी, लेकिन अब वो मेरे पास आ गई है। एक अच्छा दिन देखकर उसको प्रपोज कर दूंगा। राहुल और मोनिका बहुत सारी बातें करते हैं और कुछ ही देर बाद मोनिका का इंटरव्यू का लोकेशन आ जाता है। राहुल उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और राहुल और मोनिका एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। अब जब भी मोनिका को कहीं भी जाना होता तो राहुल को वो कॉल करके बुला लिया करती और राहुल उसके लिए काम छोड़कर आ जाता।
ऐसे ही एक दिन मोनिका राहुल को कॉल करके बुलाती है। राहुल अपने साथ फूल का बुके लेकर आता है, जिसे देखकर मोनिका कहती है, ये क्या राहुल, लगता है आज तो तुम उस लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो। हाँ, आज मैं उसको प्रपोज कर दूंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं अगर उसने मना कर दिया तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। अरे तुम इतने हैंडसम हो, कोई भी लड़की तुमको मना ही नहीं कर सकती। अगर मैं उस लड़की की जगह होती और तुम मुझे प्रपोज करते तो मैं तो हाँ ही कर देती। वो लड़की बहुत खुश नसीब होगी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी। तुम इसको अपने पास रख लो। क्या मतलब? मतलब कि आई लव यू मोनिका। तुम ही वो खुश नसीब लड़की हो जिसको मैं बचपन से प्यार करता आया हूँ। जब तुम पढ़ाई करने के लिए चली गई थी तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम वापस आओगी और कब मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगा। लेकिन पर मैं वो। क्या हुआ, मैं तुमको पसंद नहीं हूँ क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे कुछ दिन सोचने के लिए चाहिए। राहुल मोनिका को कुछ दिन सोचने के लिए दे देता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मोनिका राहुल को हाँ कर देती है। राहुल और मोनिका दोनों एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं और मोनिका राहुल से बहुत डिमांड करती है। एक दिन राहुल, मोनिका और राहुल का दोस्त तीनों ही एक मार्केट में घूम रहे थे। तभी मोनिका की नजर एक सुंदर सी ड्रेस पर जाती है और मोनिका उसे लेने की जिद करती है, जिसे देखकर रोहित कहता है, भाई एक बात बोलो, तेरी गर्लफ्रेंड ना तो उससे कुछ ज्यादा ही डिमांड नहीं करती है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी जो मेरा है वो उसका भी तो है ना। अगर वो कुछ मांग भी रही है तो उसमें दिक्कत क्या है, ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसकी सारी डिमांड्स पूरी करता हूँ। फिर भी ना थोड़ा देख कर, मुझे तो इस लड़की पे ना कभी कभी ना बहुत शक होता है, कहीं तेरे साथ कोई धोखा ना कर दे। तू ना फिर बाद में पछताएगा, रोएगा, और मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता भाई। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू चिंता मत कर। राहुल रोहित की बात नहीं मानता और उसकी बातों को हमेशा अनसुना करता है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और मोनिका को अपने ही ऑफिस में अपने मैनेजर पंकज से प्यार हो जाता है, लेकिन ये बात वो राहुल को नहीं बताती। ऐसे ही एक दिन मोनिका राहुल के पास जाती है। राहुल और मोनिका दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। राहुल, मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली जाना है। मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी और वहाँ जाकर तुमको सब बता दूंगी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अगले दिन राहुल मोनिका को एयरपोर्ट छोड़ने आता है। मोनिका को अपने से दूर जाता हुआ देखकर राहुल दुखी हो जाता है। कुछ घंटों बाद दिल्ली पहुंचकर मोनिका उसे कॉल करके सब बताती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और राहुल को भी अपने ऑफिस के किसी काम से दिल्ली जाना पड़ता है। वो बहुत खुश होता है और खुद से कहता है, फाइनली इतने दिनों के बाद मैं मोनिका से मिल पाऊंगा। क्या मैं उसको कॉल करके बता दूं कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, मैं उसको वहाँ जाकर सरप्राइज दूंगा। मुझे देखकर तो वो बिल्कुल चौंक ही जाएगी और बहुत खुश हो जाएगी। राहुल बहुत खुश होता है। रात भर उसे नींद नहीं आती। अगले दिन राहुल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो अपनी फ्लाइट में बैठकर बस मोनिका के बारे में ही सोचता रहता है। कुछ देर बाद वो दिल्ली जब पहुंचता है और मोनिका जिस होटल में रुकी थी वो उसी होटल में जाता है और मोनिका के कमरे की बेल बजाता है। राहुल हाथ में फूल का बुके लेकर खड़ा था। थोड़ी देर बाद मोनिका गेट खोलती है और राहुल को देखकर उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरप्राइज। मैं दिल्ली किसी काम से आया था तो सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। अरे सारी बातें यहीं करोगी क्या? चलो अंदर चलकर बैठकर बातें करते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मेरा पूरा रूम फैला पड़ा है। तुम कुछ देर बाद आना, ठीक है? राहुल और मोनिका दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अंदर से मोनिका का मैनेजर पंकज टॉवल में आता है। अरे क्या हुआ मोनिका डार्लिंग, कौन आया है जी? मोनिका, ये कौन है और ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, वो भी टॉवल में? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और तू कौन है बे? राहुल देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जैसा लग रहा है। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अब देखने और सुनने के लिए रह ही क्या गया है मोनिका? मैं तो बस तुमसे ही प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी तो तुम मुझे धोखा दे रही थी। मैं बस ये सोचता हूँ कि जिसके साथ भी तुम हो, तुम उसको भी धोखा मत दे देना, उसे खुश रखना। आज मुझे एहसास हो रहा है मैंने प्यार क्यों किया। राहुल इतना बोलकर वहाँ से रोते हुए चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है
और किसी से बात नहीं करता। राहुल की माँ कांता ये सब देखकर बहुत दुखी थी। तभी एक दिन वो रोहित को फोन करती है। रोहित बेटा, मैं राहुल की माँ बोल रही हूँ। जी आंटी जी, बोलिए, क्या हुआ? तुम्हारी राहुल से कोई लड़ाई हो गई है क्या? जब से वो दिल्ली से वापस आया है बिल्कुल चुपचाप रहता है, न खाना खाता है, बस अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है, किसी से बात तक नहीं करता वो। कोई बात नहीं, आप ना टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं आता हूँ, मैं आके ना उससे ना बात करूँगा। रोहित इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और कुछ देर बाद राहुल के घर जाता है। राहुल उससे सारी बात बताता है। यार मैंने उससे बहुत प्यार किया और उसने मुझे धोखा दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने प्यार क्यों किया। मैं तो पहले ही कह रहा था ये ना वो लड़की सही नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तू ना खुद को ना तकलीफ मत दे, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। और ना उसको ना छोड़ दे, वो जो करिए करने दे, खुश है ना, रहने दे उसे। चल ना तू मेरे साथ चलना, घूम के आते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।